आज कुछ ज़्यादा न्यूज़ तो नहीं है और कल बेसिकली 22 तारीख को ज़्यादा कोई करंट अफेयर्स तो ऐसे डेवलपमेंट नहीं हुए और कुछ रह भी गए होंगे तो आगे डिस्कस करेंगे। आज 6-7 टॉपिक है उसको हम यहाँ पे लेंगे। जैसे मिति रिवर को लेके एक न्यूज़ था, तो मिति रिवर की जो लोकेशन है और कहाँ बहती है, क्या इंपॉर्टेंस है, सिग्निफिकेंस, इसको हम थोड़ा सा जानेंगे, समझेंगे, प्रयास करेंगे। तो मिति रिवर के बारे में स्टेटमेंट दिया गया, मिति रिवर्स ओरिजिनेट फ्रॉम द ओवरफ्लो, विहार लेक आल्सो रिसीव ओवरफ्लो फ्रॉम पोवाई लेक। अभी विहार लेक, पोवाई लेक अगर आप लोगों को नहीं पता हो तो मैं आपको बता देता हूँ कि मुंबई में है। कहाँ है? मुंबई में। मुंबई शहर की 4 जो प्रमुख नदियाँ हैं उनमें से एक प्रमुख है कौन सी? मिति रिवर। ठीक है। और अगर हम बात करें ये, अब इसकी लेंथ वगैरह तो यूपीएससी नहीं पूछेगा, लोकेशन हो सकता है पूछ ले। और ये गिरती कहाँ है? अरब सागर में गिरती है। कहाँ पे? अरेबियन सी में गिरती है। अरेबियन सी में गिरती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। ठीक है, अब स्टेटमेंट देख लीजिए इसके बारे में। तो वही बिहार झील से निकलती है, पवई ओवरफ्लो को भी प्राप्त करती है। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। दूसरा हम बात करते हैं, मिति रिवर्स ओवरफ्लो अबाउट 18 किलोमीटर डिस्चार्ज इनटू अरेबियन सी एट महिम क्रीक। तो महिम क्रीक कहाँ पे है? ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है। तो महिम क्रीक भी कहाँ है? मुंबई में है। ये भी आप यहाँ पे याद रखिएगा। ठीक है, पेयर्स मिलाने के लिए आ सकता है। तीसरा, द रिवर पासेस थ्रू रेसिडेंशियल एंड इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स इन मुंबई इंक्लूडिंग पवई, कुर्ला एंड धारावी। तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। अब तीनों स्टेटमेंट मैंने आपको क्यों बताए? देखिए, यूपीएससी जिसका बहुत ज़्यादा हो हल्ला मचा रहता है ना, तो कभी कभी उसका टॉपिक क्वेश्चन पूछता ही नहीं। कोरोना ने कितना त्राहिमाम मचाया, लेकिन यूपीएससी ने 2 साल नहीं पूछा उसके बारे में, बाद में पूछा कि वायरस के बारे में। तो ऐसा नहीं है कि बहुत सारी जो बड़ी न्यूज़ है वही पूछी जाएगी। छोटी छोटी जो न्यूज़ निकल लग जाती है ना आपके आंखों के नीचे से, वो भी इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं यूपीएससी के लिए। इसलिए ये छोटी छोटे रिवर्स, इनको भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, जिसलिए आपको कोई स्टेटमेंट अगर बनता है इस बेसिस पर तो आप आसानी से कर लो। तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बात करते हैं डल लेक के बारे में। डल लेक कहाँ है बताइए? कश्मीर में है। अब इतना तो आपको पता होगा, आप तैयारी कर रहे हैं। स्टेटमेंट क्या दे रहा है कि डल लेक लोकेटेड इन श्रीनगर, जम्मू एंड कश्मीर। डल लेक श्रीनगर में लोकेटेड है, जम्मू एंड कश्मीर में है। पहला स्टेटमेंट यहाँ पे आसान लग रहा है, करेक्ट है। द लेक इज आल्सो नोन एज जेवेल्स इन क्राउन ऑफ कश्मीर। कश्मीर का जो मुकुट रत्न उसको बोला जाता है। डल लेक को फूलों की झील भी उसे बोला जाता है। अब अगर हम बात करें तीसरे स्टेटमेंट की, इट इज़ डिवाइडेड इंटू 4 बेसिन, नेमली गागरीबाल, लोकुट डाल, बोर्ड डाल, नागिन। तो 4 बेसिन में इसको बांटा जाता है। अब तीनों स्टेटमेंट में अगर आप बात करो तो जो डल लेक है श्रीनगर जम्मू कश्मीर में एक अर्बन लेक है, इसे कश्मीर का मुकुट रत्न बोला जाता है। ये तो बात है ही। ठीक है, अब अगर हम बात करें 4 प्रमुख बेसिन में बटी हुई है, गिव मी अ सेकंड। अगर हम बात करें यहाँ पर, जहाँ जुलाई अगस्त के महीने में कमल के फूल खिलते हैं, ये भी इसकी खासियत हो जाती है और पर्यटन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है डल लेक, और बहुत ही सिग्निफिकेंस है। ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखना है, क्योंकि अगर हम बात करें हाउस बोटिंग इसमें काफ़ी फेमस है। ठीक है, ये चीज़ आप यहाँ पे याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट जेजू आइलैंड। अब जेजू आइलैंड कहाँ है, इसकी लोकेशन क्या है, अगर आपको पता होनी चाहिए, एग्जाम से पूछा जा सकता है। अगर हम बात करें जेजू आइलैंड कहाँ है, दक्षिण कोरिया में। अब दक्षिण कोरिया की लोकेशन कहाँ है? अगर आपने एशिया का मैप देख रखा होगा, एशिया का मैप अगर आपने देख रखा होगा, और एशिया में अगर हम बात करें, ये पैसिफिक ओशियन है। अगर हम बात करें पैसिफिक ओशियन है, और यहाँ पे आपने देखा होगा ये चाइना का रीजन है, ये जापान का रीजन है। ठीक है, और इसके अलावा अगर आपने कोरिया रीजन देखा होगा, तो कोरिया रीजन जो साउथ कोरिया है, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया साथ में जुड़े हुए हैं, तो साउथ कोरिया में ये जो आइलैंड है स्थित है। ठीक है, अब अगर हम बात करें कोरिया की पेनिनसुला 130 किलोमीटर स्थित है। खासियत क्या है कि ज्वालामुखी से बना है। ठीक है, और इसमें एक ज्वालामुखी इंपॉर्टेंट है जिसको हैलोसन बोला जाता है। हैलोसन बोला जाता है। तो ज्वालामुखी इंपॉर्टेंट है, जो कहीं ना कहीं उसका जो नेचर, उसकी ब्यूटी, उसको देख के काफ़ी आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, और जिस वजह से चर्चा में था। अब जेजू आइलैंड के बारे में है कि साउथ कोरिया से 130 किलोमीटर है। स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। वॉल्केनिक ओरिजिन्स, ये भी इसका स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हो जाता है, बिल्कुल। तीसरा स्टेटमेंट, जेजू आइलैंड है ओवर 360 सेटेलाइट वॉल्केनो सराउंडिंग हैलेसन। तो उसके आसपास छोटे छोटे जो वॉल्केनोज है वो उसके लिए आकर्षक का केंद्र बनाते हैं जेजू आइलैंड को। तो यहाँ पे ये चीज़ें सारी यहाँ पे करेक्ट हैं। ठीक है, आप यहाँ पे इसको याद रखिएगा। तो क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एगुलेना। यूगिलेना के बारे में आपको सही स्टेटमेंट बतानी है। यूगिलेना यूनिसेलुलर अर्थात एक कोशिकी है। इसके अलावा फ्लैगेटेड अर्थात फ्लैगेटेड वाला सूक्ष्म जीव है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। कॉमनली फाउंड होते का स्टैग्नेंट एंड स्लो मूविंग फ्रेश वाटर। स्लो मूविंग फ्रेश वाटर और स्टैग्नेंट में ये पाया जाता है। अब अगर तीनों स्टेटमेंट आपको आते हैं नहीं आते हैं, आप यहाँ पे
चूज करना है आपको करेक्ट आंसर। यूगलन कैन फोटोसिंथेसिस लाइक प्लांट एंड आल्सो फीड ऑर्गेनिक मैटर लाइक एनिमल। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। युगिलाना जो पौधा है प्रकाश संश्लेषण भी कर सकता है और कार्बनिक भोजन भी लेता है। अब यहाँ पे ये फंस गया स्टेटमेंट, यहाँ पे अब आपको बताना है। तीसरा, यूगलन ब्लूम्स कैन कॉज ऑक्सीजन डिप्लेशन एंड हार्म एक्वाटिक लाइफ। तो इसका अगर इसकी संख्या बढ़ जाए तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और जलीय जीवन प्रभावित हो जाता है। अब तीनों ही आंसर में कौन सा सही है? ये तीनों आंसर में कौन सही है आपका? तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। अगर हम बात करें यूग्लेना की, तो ये स्थिर व धीमे पानी में रहता है, धीमे पानी में रहता है, स्टेबल पानी में रहता है, मीठे पानी में पाया जाता है। खासतौर पर अगर हम देखें तो ये दोनों तरह का भोजन करता है, प्रकाश संश्लेषण भी करता है और अकार्बनिक और कार्बनिक दोनों जो फूड है इसका दोनों सिस्टम से करता है। ठीक है, और फूलों में यूग्लिना के फूलने से पानी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। अब ठीक है ना, अब अगर हम बात करें आपको यूट्रोफिकेशन की समस्या इससे बढ़ती है। अगर आपने इन्वायरमेंट पढ़ा होगा तो पानी में बहुत सारे शैवाल दिखने लगेंगे, जिससे अब ऑक्सीजन कमी हो जाएगी तो जल के जीव जंतु मरने लगेंगे और पानी प्रदूषित होने लगेगा। क्वेश्चन नंबर 5, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द एक्सरसाइज समन्वय शक्ति के बारे में आपको बताना है कि समन्वय शक्ति एक्सरसाइज क्या है। इट इज़ अ मिलिट्री सिविल इंटीग्रेशन एक्सरसाइज conducted in Assam, Manipur, enhance cooperation among security forces, government bodies and civic institution। ये स्टेटमेंट बताना है आपको। दूसरा, द एक्सरसाइज इन्वॉल्व एजेंसीज लाइक इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, पुलिस, NDRF, BRO। तीसरा, द एक्सरसाइज एम इम्प्रूव डिजास्टर मैनेजमेंट, हेल्थ केयर एंड वेरियस सेक्टर। अब अगर ये जो स्टेटमेंट करेक्ट हो जाता है इसका मतलब इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। हर तरह के लोग इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, हर तरह की मिलिट्री, हर तरह की सेना की जो कमांड है इसमें इन्वॉल्व हो रही है। अब अगर हम बात करें ये जो एक्सरसाइज या समन्वय, इसे असम और मणिपुर में भारतीय सेना द्वारा संचालित किया जा रहा है। यह बात एकदम यहाँ पे करेक्ट है। इसमें जितने भी सुरक्षा बल हैं, नागरिक जो सहयोग संस्थाएं, सिविल सोसाइटी हैं, कोऑर्डिनेशन कर रही हैं बेहतर, जिससे जो डिजास्टर मैनेजमेंट है, एजुकेशन है, हेल्थ है, हर तरह का जो काम है मादक पदार्थों से या जो अगर अब ड्रग्स वगैरह की जो समस्या होती है उससे भी निपटाया पाया जा सके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव आप यहाँ पे याद रखिएगा नॉर्थ ईस्ट को लेके, एक्सरसाइज समन्वय शक्ति। लास्ट क्वेश्चन आज का देखेंगे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल रिसर्च। इसके बारे में आपको बताना है। ICSSR वाज इस्टेब्लिश इन 1969 ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रोफेसर VK राव कमेटी। स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। दूसरा, इट फंक्शन एज ऑटोनोमस बॉडी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यह भी स्टेटमेंट करेक्ट है। तीसरा, ICSSR प्राइमरी रोल टू प्रमोट फंड सोशल साइंस रिसर्च एंड प्रोवाइड फेलोशिप ट्रेनिंग एंड सेमिनार ग्रांट्स। तो तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, नहीं आपको यहाँ पे बताना है, तो तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, अगर हम बात कर लें ICCR के बारे में तो इसे क्या बोला जाता है? भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान संगठन। क्या? इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस एंड रिसर्च। इसको 1969 में जो VK राव इन्होंने इस्टेब्लिश किया था। एक ऑटोनोमस बॉडी है जो शिक्षा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत काम करती है। कहीं ना कहीं जो इस दिशा में फेलोशिप प्राप्त करना हो, समन्वय बनाना हो, प्रशिक्षण वगैरह के लिए भी कार्य करती है। तो ये तीनों स्टेटमेंट इसके यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे ICCSR के बारे में। इसकी आंसर की यहाँ पे दी हुई है सारी, इसमें डी हो क्योंकि एब्सोल्यूट सारे स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। तीन स्टेटमेंट यहाँ पे शामिल किए गए हैं, तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। आज की डिस्कशन फिलहाल इतना ही, मिलते हैं मंडे को, तब तक के लिए धन्यवाद।